हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली आज का ये जो टॉपिक हमारा रहने वाला है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24। आई नो कि थोड़ा सा लेट हूँ, लेकिन आपके सामने बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो बस वीडियो को आराम से एंड तक देखिए, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और आशा करते हैं कि इससे पहले आपने बिहार बजट और बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण देख लिया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है वो क्या होता है। तो देखिए, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, कहने का तात्पर्य बस इतना सा समझिए सिंपल सी भाषा में कि एक मान लो एक घर का परिवार है, ठीक है। घर का परिवार का सदस्य बस ये सोचता है कि पिछले हमने एक वर्ष में क्या क्या खर्च किया, पिछले एक वर्ष में क्या क्या खर्च हुआ, वो आपको ये डेटा दिखाया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण में। और जो बजट होता है वो आने वाले फाइनेंशियल ईयर जो होता है, आने वाला जो हमारा साल है, उसके लिए अनुमान लगाया जाता है। बस आपको डिफरेंसेस ध्यान रखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण बीते हुए यानी खर्च किए गए रुपए का एनालिसिस होता है, जबकि बजट आने वाले जो भी हमारा साल होगा उसमें क्या क्या चीज़ें खर्च करने वाले हैं उसका अनुमान होता है, ठीक है। यानी एक तरह से आर्थिक सर्वेक्षण पूरे बीते हुए पिछले वर्ष में उन्होंने क्या खर्च किया उसका ब्यौरा होता है। हम लोग उसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि कहाँ पर सरकार ने क्या क्या खर्च किया, राइट। और बजट के बारे में आपको पता है कि अनुमान लगाया जाता है कि सरकार यहाँ पर इतना इतना चीज़ें ये करने वाली है। बस यही दो डिफरेंस होता है। अब बात आती है कि ये 23-24 क्यों लिखा जाता है। जब भी आप डाटा पढ़ते हैं, जैसे अभी तो 24 चल रहा है, तो हम लोग इसमें 23 क्यों इंक्लूड करते हैं। जब 23 बात करते हैं तो उसमें 22 और 23 क्यों लिखा जाता है। तो देखिए, सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि देखिए 23-24 कहने का तात्पर्य ये होता है कि 23-24 में मतलब कि 23 कहाँ से स्टार्ट होता है, सरकार का जो ईयर होता है वो कहाँ से चलता है। जैसे कि अब 23 ये आपका चला होगा अप्रैल से, ठीक है। अप्रैल 23, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी दिसंबर 2023 कंप्लीट होता है। उसके बाद ये तो एक साल कंप्लीट हुआ नहीं, क्योंकि ये तो अप्रैल से स्टार्ट होता है ना। तो बाकी के जो पूरे 12 महीने कंप्लीट करने के लिए इसमें क्या होगा, फिर आपका जनवरी 2024 आ जाएगा, जनवरी फरवरी 24, मार्च 2024, यानी अप्रैल 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक आता है। इस वजह से कहा जाता है कि ये 23-24, राइट। ये चीज़ समझ में आ गया आपको। तो जब भी आपके सामने ये चीज़ रखा जाता है कि 22-23 का डाटा है, 24-23 का डाटा है, तो मतलब 24-25 का, तो बस ये आप समझ लेना कि किस तरह से ये काउंट किया जाता है, राइट। अब चलिए, अब बात करते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत हुआ है 23-24, ये कब हुआ। तो 22 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये पेश किया गया, ठीक है। लगातार 7वीं बार ये बजट पेश कर रही है, तो बजट से एक दिन पहले ये आपका पेश हुआ है, राइट। तैयार किसके द्वारा किया गया, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में ये जो कि तैयार किया गया। तो ये नाम याद रखेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, वी अनंत नागेश्वरन। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है कि पहला आर्थिक समीक्षा यानी पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश हुआ था, तो 1950-51 में पेश किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, यही डाटा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपके आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 से रिलेटेड जो पूछा जाएगा वो इस पेज से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनने के चांसेस हैं। तो इस स्लाइड को ध्यान से समझिएगा। जैसे कि भारत का जीडीपी में क्या वृद्धि हुआ। तो देखिए, जीडीपी के बारे में आपको पता है कि जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। यानी पूरे एक वर्ष में देश के द्वारा उत्पादित कुल सेवा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को मिलाकर के ये निकाला जाता है जीडीपी। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, बस देखिए 22-23 का संशोधित अनुमान है, और 23-24 में अंतरिम अनुमानित जो हुआ, और 24-25 में अनुमानित लगाया गया ये। तो यहाँ पर जो दो चीज़ आपको याद रखना है, वो सबसे पहला तो ये याद रखिएगा कि 23-24 में अंतरिम अनुमानित कितना रहा, तो आपका 8.2% रहा, 8.2%। और 24-25 में अनुमानित कितना लगाया गया है, कितना जीडीपी में वृद्धि होने का अनुमान रखा गया है 24-25 में, तो ये 6.5 से 7% की वृद्धि होगी, ये अनुमान रखा गया है। तो 6.5 से 7% ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आपको याद रखना है कि 23-24 में जो अंतरिम अनुमानित रहा वो कितना, 8.2%। यही दो प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाएंगे, राइट। चालू वित्त वर्ष 24 में महंगाई दर कितनी रही, तो महंगाई दर 4.5%, महंगाई दर 4.5% रही।
अब यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट जो आता है कि अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों में मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य में वृद्धि कितना हुआ। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको ये समझना होगा कि वृद्धि और हिस्सा दोनों अलग चीज़ हुआ, यानी कि हिस्सा जो है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है वो बताता है, और यहाँ पे वृद्धि हम जब बात कर रहे हैं तो यानी तीनों अर्थव्यवस्थाओं में अलग अलग क्षेत्रों में कितनी वृद्धि हुई पिछले वर्ष की तुलना में, ये हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि वृद्धि 23-24 में कितना हुआ, यानी 2022-23 का जो डाटा था, 23-24 में जो डाटा आया, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस रहा, कितना वृद्धि हुआ, ये यहाँ पे देखते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो वृद्धि रहा वो 1.4% की वृद्धि रहा। मैंने ऊपर रखने का मतलब कि ये बड़ा है, वृद्धि हुआ है। द्वितीय क्षेत्र में बात करें तो 9.5% की वृद्धि हुई है, और उसी तरह से तृतीय क्षेत्र में जो वृद्धि देखें तो 7.6% की वृद्धि देखने को मिला है। ठीक है, ये वृद्धि की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम जो हिस्सा देखें तो वर्तमान मूल्यों पर कितना कितना हिस्सा है, तो वो समझेंगे कि जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में जैसे हम कृषि को रखते हैं, बेसिकली कृषि है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो कृषि अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में जो हिस्सा है, यानी कि जीडीपी का हिस्सा है प्राथमिक क्षेत्र में कितना, तो 17.7%, 17.7%। उद्योग की बात करें यानी द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें 27.6% का हिस्सा है। ऊपर में देखिए 17.7%, दूसरा में 27.6%, और तीसरा की बात करें तो सेवा क्षेत्र यानी जो थर्ड सेक्टर होता है, तृतीय क्षेत्र जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें 54.7%। कहीं कहीं इसको 55% लगभग में लिखा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट आपका 54.7% का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ हमें इतना जो कि चीज़ें मिली है जीडीपी का, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आर्थिक सर्वेक्षण से, चाहे बिहार का हो चाहे आपका इंडिया का हो, डेफिनेटली ये प्रश्न पूछने की चांसेस होती है। पूछा ये जाएगा कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 की बात करें तो 23-24 में सेवा क्षेत्र में या फिर तृतीय क्षेत्र में कितना हिस्सा है। ठीक है, तो यही आपका सही आंसर बनेगा कि 54.7%। पहला 17.7%, दूसरा 26.6%, 27.6%, और तीसरा हो जाता है 54.7%। तो ये आपको याद रखना है। एक दो बार वीडियो को देखोगे, डाटा को लिख करके याद रखोगे तो वो ज़्यादा अच्छा से याद हो जाएगा। एक बार में सोचोगे कि याद कर ले तो वो ऐसा नहीं याद होता है, क्योंकि ये सब नंबर्स हैं। ठीक है, तो नंबर्स को थोड़ा सा याद करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन एक बार में याद नहीं होगा, आप लोग बार बार इसको लिख करके याद करना। अब आता देखिए महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यानी आर्थिक समीक्षा से, आर्थिक सर्वेक्षण से क्या क्या चीज़ें आपको याद रखना है, क्या क्या पेपर में पूछा जा सकता है, वो मैंने यहाँ पे सब कुछ रखा है। अगर आप कहीं बुक उठा करके देखोगे तो 3-4 पेजेस उसमें दी गई हैं, लेकिन 3-4 पेजेस कोई मतलब नहीं बनता। हमें एग्ज़ाम के लिए सिर्फ वो डाटा को कलेक्ट करना है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस यहाँ पे मैंने वही चीज़ लिख रखा है, वही चीज़ इंक्लूड किया है जो आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से 13 अध्यायों में बांटा गया, ये सबसे पहला चीज़ याद रखना है कि पूरे आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 को 13 अध्यायों में बांट करके यहाँ पे इसका सर्वेक्षण किया गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि IMF ने भारत के लिए 2024 में 4.6% और 25 में 4.2% मुद्रास्फीति दर का अनुमान लगाया। तो यहाँ पे ये पॉइंट और याद रखेगा, ये हमने जो बात किया वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार बताया गया कि भारत का जो 2024 में यहाँ पे मुद्रास्फीति दर होगा वो 4.6 होगा, जबकि 2025 में 4.2 होगा। ठीक है, अगर यहीं पे RBI की बात करें तो RBI द्वारा ये बताया गया कि 2025 के लिए अनुमानित जो मुद्रास्फीति दर होगी वो 4.5% होगी। तो यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट में, जैसे कि दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का जो स्थान मिला है वो दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, दूसरा स्थान मिला है। सूचना, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का जो रैंक रहा वो दूसरा रैंक है। वित्त वर्ष 2023 में शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य की बात करें, शीर्ष प्राप्तकर्ता राज्य जो FDI आता है उसमें जैसे कि महाराष्ट्र टॉप पर है, सेकंड रैंक पर कर्नाटक और थर्ड रैंक पर गुजरात आता है। तो ये तीनों डाटा एक साथ याद रखना है कि फर्स्ट रैंक पे महाराष्ट्र, सेकंड कर्नाटक और थर्ड गुजरात है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। तो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन एम्स देवघर में किया गया, एम्स देवघर में। पोषण भी पढ़ाई भी एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, मई 2023 में शुरू हुआ है, मई 2023 में ये शुरू हुआ है। और हम लोग जो ये
आर्थिक सर्वेक्षण कर रहे हैं वो कब से कब तक का, 23/2000 मतलब कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक, इसलिए 23-24 कहा जाता है। तो ये इसी के अंतर्गत आएगा। मई 2023 में शुरू हुआ है, पोषण भी पढ़ाई भी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तमिलनाडु में देश की गरीब आबादी का 1% से भी कम हिस्सा देखने को मिला है। यानी पूरे देश में जो भी गरीबी का हिस्सा है वो सबसे कम आपको देखने को मिला है तमिलनाडु से। ठीक है, तमिलनाडु जो राज्य है उसमें सबसे कम गरीबी आबादी है, यानी 1% से भी कम हिस्सा है। जबकि बिहार में हम देखेंगे तो 20% से ज़्यादा और यूपी में 25%। यानी ये यहाँ पे दो राज्य जो कि सबसे ज़्यादा गरीबी आबादी यहाँ पे देखने को मिलता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय कितना हुआ है। तो पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर पूंजीगत व्यय की बात करें तो 77% की वृद्धि हुई है। यानी पिछले 5 वर्षों में रेलवे पर जो भी पूंजीगत व्यय किया जा रहा है वो 77% की वृद्धि हुई है। राइट, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप कहीं बुक से पढ़ेंगे या फिर जो ऑफिशियल डाटा है उससे पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी जो कि लेंदी है, आपको बिना मतलब का है। एग्जाम्स के पेपर से आपको कोई लेना देना उस चीज़ का नहीं है। हो सकता है नॉलेज के लिए अगर आपको पढ़ना है तो नॉलेज के लिए याद रख सकते हो कुछ भी, लेकिन हमारी जो बात होती है वो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट हम एग्जाम्स के पर्पज से लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैंने उस डाटा को इंक्लूड किया हुआ है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में काम आएगा। तो बस आप उस चीज़ के लिए वीडियो को देखिए और मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देख करके जाओ, आपका आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक कौन है, निर्यातक कौन बना। तो ये भारत है, दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक भारत बना। देश में कुल 190.5 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। कब तक, तो 31 मार्च 2024 तक का ये डाटा है। 31 मार्च 2024 तक की बात की जा रही है कि देश में कुल 190.57, ये याद रखेंगे, 190.57 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित की जा चुकी है। राइट, पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है, तो भारत चौथे स्थान पर है। पवन ऊर्जा स्थापित करने के मामले में भारत चौथे स्थान पर है, भारत का रैंक चौथा है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और याद रखना, जैसे एकदम वीवीआई पॉइंट है ये, कि भारत को जो भी टैक्स मिले हैं वो किस टैक्स से कितना कलेक्शन हुआ है। तो प्रत्यक्ष कर से, यानी जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वहाँ से 55% कलेक्शन हुआ है और अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्सेस से 45% कलेक्शन हुआ है। तो ये टोटल आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से कितना कितना मिला है। राइट, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 31 मई 2024 तक भारत की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत जो है वो गैर जीवाश्म स्रोतों से आया है, तो 45.4%। 45.4%। अब यहाँ पे एक चीज़ अनुमान और लगाया गया, ये थोड़ा सा याद रखना है कि आपको, कि 2047 तक भारत की जो ऊर्जा ज़रूरत होगी, यानी भारत को जो भी ऊर्जा अभी फ़िलहाल इस्तेमाल हो रही है भारत देश में, तो 2047 तक क्या होगा कि जितनी भी ऊर्जा अभी इस्तेमाल हो रहा है इससे 2 गुना या फिर 2.5 गुना ज़रूरत पड़ेगी, यानी बढ़ जाएगी, ज़रूरतें बढ़ जाएगी, 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। इसमें 2 चीज़ पूछा जा सकता है कि कब तक ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगा, या फिर ऐसे पूछा सकते हैं कि 2047 तक कितनी गुना बढ़ जाएगी, तो 2 से 2.5 गुनी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सरकार 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न सुनिश्चित करने में सक्षम रही है। यानी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो लोगों को मुफ्त खाद्यान्न सुनिश्चित करने में कितने लोगों को, तो 81.4 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न सुनिश्चित करने में सक्षम रही है। नेक्स्ट आता है निर्यात के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वित्त वर्ष 23-24 में भारत का सेवा निर्यात 4.9% बढ़कर 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। तो बढ़ा कितना प्रतिशत में, तो 4.9% जो कि निर्यात बढ़ा है, किसमें, तो सेवा निर्यात में। ठीक है, सेवा निर्यात में 4.9% से बढ़ोतरी के साथ कितना बिलियन डॉलर, तो 341.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। जिसमें जो कि महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा, तो आईटी और सॉफ्टवेयर और अन्य व्यावसायिक सेवाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो यहाँ पे 2 चीज़ बस ध्यान रखना है, कितना प्रतिशत बढ़ा है और कितना बिलियन डॉलर हो गया। ठीक है, क्योंकि सेवा क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि 34.7 करोड़ अधिक आयुष्मान भारत कार्ड जो कि जारी किए गए।
तो आयुष्मान भारत कार्ड कितने जारी किए गए, तो 34.7 करोड़। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा डाटा है, 3 4 और दोनों को जोड़ दोगे तो 7, 3 4 7 यानी 34.7 करोड़। ठीक है, 34.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए। पिछले 9 वर्षों में पीएम आवास ग्रामीण के तहत देखिए अभी यहाँ पे भी क्या है, 2.63 करोड़ घरों का निर्माण किया गया है। तो डाटा आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा डाटा यहाँ पे है, 263 यहाँ पे अगर देखोगे तो 2 3 6 भी हो जाता है। तो मतलब छोटा छोटा पॉइंट्स के थ्रू याद रखो कि किस तरह से हमने डाटा को याद रखा था, वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टॉक हो जाएगा और जब भी पेपर आपको सामने दिखेगा तो आप आराम से ऑप्शंस को टिक कर सकते हो कि हाँ हमने ये लॉजिक लगा करके याद किया था, वो माइंड अपने आप पकड़ लेता है। तो जब भी आप नंबर्स को याद करने की कोशिश करोगे तो इसी तरह से कुछ ना कुछ उसमें लगा दीजिए ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट है कि कृषि विकास में पिछले 5 वर्षों में स्थिर मूल्यों पर 4.18% की औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। किस पर, तो कृषि विकास में पिछले 5 वर्षों में औसत वृद्धि कितना, तो 4.18%। अब देखिए अगर आप लोगों का राय रहेगा, अगर आप लोगों का विचार अगर रहेगा कि एमसीक्यू फॉर्मेट में इसको एक बार हमारे सामने रखें ताकि ये चीज़ हमें याद हो सके, तो मैं वो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर आपके माइंड में ये है कि आप एमसीक्यू के थ्रू भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम एमसीक्यू फॉर्मेट में सारे चीज़ों को रिवीजन करा देंगे, चाहे बिहार बजट हो या फिर बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण हो या फिर ये आप देख रहे हैं भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, और इसके बाद हम भारत का बजट भी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो कि चारों चीज़ों को आप आराम से देख करके जाएंगे, कन्फ्यूजन्स दूर रहेगा, आराम से पेपर में करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र वैश्विक बाजार में अनुमानित 3.7% हिस्सेदारी रखता है। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स जो क्षेत्र है वो पूरे वैश्विक बाजार में कितना अनुमानित क्षेत्र हिस्सेदारी रखता है, तो 3.7% का हिस्सेदारी अकेले भारत रखता है पूरे वैश्विक में। ठीक है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड अब एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी आपको नहीं देखना है क्योंकि सब कुछ मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। अब एक्स्ट्रा कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ते रहोगे तो वो तो याद होने वाला नहीं है और याद करने का कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि आपको बस वो चीज़ चाहिए जो पेपर में काम है। लेकिन अगर आपको फिर पीएचडी करना है तो उसके लिए आप जा करके पढ़ सकते हो, अपना टाइम लगा सकते हो। हमारा काम था आपके लिए वो चीज़ प्रोवाइड कराना जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वो सब कुछ कर दिया। अब रही बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और रही बात ये पीडीएफ, तो ये पीडीएफ आपको पता है कि हमारे एप्लीकेशन पर दी जाती है, तो आप एप्लीकेशन पर जा करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। पसंद आया हो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि फ्यूचर की आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।